चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 12, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक डिपेंड्स ऑफ द फ्रिक्शन जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या नेचर होता है फ्रिक्शन के डिफेंड करने का, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कह सकते हैं फ्रिक्शन डिपेंडेंस ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस। कह सकते हैं सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ टू सरफेस। दो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे सपोज दैट किसी बॉडी को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव करा रहे हैं या दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों सरफेस स्मूथ हो, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है बहुत कम लगता है। तो डिग्री ऑफ जो रफनेस होता है वो इंक्रीज़ कर देता है फ्रिक्शन को। अगर ऐसा सरफेस हो जो बहुत रफ सरफेस हो और एक ऐसा सरफेस हो जो थोड़ा स्मूथ हो, शाइनिंग हो, तो वहाँ पर फ्रिक्शन हमारा कम होता है। रफ वाले सरफेस पर फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज़ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रफनेस सबसे कह सकते हैं डिग्री ऑफ रफनेस इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम किसी शाइनिंग सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और उसी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पर अगर हम उस मूव कराते हैं तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ रफनेस होता है वो आपको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देता है फ्रिक्शन फोर्स को। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इसको हम कुछ एक्टिविटी के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर सपोज दैट हमने एक ब्लॉक ले लिया और हम इसको एक ऐसे सरफेस पर रख दिए जो बहुत ज़्यादा रफनेस सरफेस हो, बहुत रफ सरफेस हो, और इसमें जो है एक स्ट्रिंग बांध कर इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये रफ सरफेस होगा तो इसको खींचने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सरफेस जो आपका इंक्रीज़ कर जाता है। और रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज़ करता है, इसका रीज़न कॉजेज़ जो है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ज़्यादा रफ होता है तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग फोर्स इंक्रीज़ कर जाता है। अब इंटरलॉकिंग फोर्स क्या होता है आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रफनेस इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा इंक्रीज़ कर सकता है। और सेम बॉक्स को सपोज दैट हम किसी शाइनिंग सरफेस पर, किसी स्मूथ सरफेस पे अगर हम स्ट्रिंग से बांध कर अगर इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो ये इसके अपेक्षा जो है ये आसानी से जो है मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रफनेस कम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रफनेस है वो ज़्यादा है, इसके चलते फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर डिग्री ऑफ सेकेंड केस में डिग्री ऑफ रफनेस कम है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, कम लगेगा। तो इस तरह जो है हम फ्रिक्शन फोर्स जो है टू ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के ऊपर भी बता सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट हैं तो दोनों के बीच का जो सरफेस है कैसा होगा, उसके अनुसार उसका जो है फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ द फ्रिक्शन में हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीन प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जनरली जो फ्रिक्शन हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में तो जैसे सपोज दैट
जैसे सपोज ये कोई बॉक्स है और बॉक्स पर हमने फोर्स लगाया, पहली बार हम फोर्स लगाते हैं तो बॉक्स क्या करता है, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि इसके अपोजिट जो फ्रिक्शन लग रहा है हमारे फोर्स को बैलेंस कर दिया। फिर मैंने थोड़ा फोर्स इंक्रीज़ किया, दूसरी बार भी ये मूव नहीं किया, दूसरी बार भी जो फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसी तरह अगर धीरे धीरे हम फोर्स को इंक्रीज़ करते जाएं और बॉडी हमारा मूव नहीं करेगा, तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब बॉडी एकदम टेंड टू मूव, बॉडी एकदम चलने वाला ही होता है, यानी वो मिनिमम फोर्स कह सकते हैं जिससे कि बॉडी एकदम चलने वाला ही होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड द स्टैटिक फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स, जैसे मैं सपोज दैट मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, 10 को मैंने इंक्रीज कर दिया, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, 12 से थोड़ा मैं इंक्रीज करूँगा, 13 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो भी ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 13 की जगह अगर हम 14 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, बॉडी तुरंत मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिस पे बॉडी टेंड मूव ना करे, टेंड टू मूव, चलने वाला ही हो, एकदम अब चलेगा ही, दैट फोर्स इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस ऐसा जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बाकी के जो फोर्स होते हैं हमारे 10 से लेकर 1 से लेकर बाकी जो 13 तक के जितने भी फोर्स हैं सब स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन में आ जाएगा, क्योंकि सारे फोर्स से ऑब्जेक्ट हमारा मूव करना स्टार्ट नहीं करता है। बॉडी मूव करना तभी स्टार्ट करता है जब उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगा, हमारा मूव करना स्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक बार मूव कर जाता है, मतलब स्लाइड कर गया और उसके ऊपर फोर्स लगाएं ताकि एकदम धीरे धीरे स्लाइड करता रहे, तो उस समय जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर गौर से देखा जाए तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत लगता है, लेकिन एक बार जब बॉडी मूव कर जाता है तो अब उसको थोड़ा कम भी फोर्स देंगे तो धीरे धीरे क्या करता है, मूव करना स्टार्ट ही रहता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, मेरा कम होता है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट से मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन एक बार स्लाइड कर दिया तो थोड़ा कम भी फोर्स लगाते हैं, हमें ईजियर होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी स्लाइड ऑब्जेक्ट को मूव कराना हमें ईजियर होता है। तो एक बार ऑब्जेक्ट अगर मेरा मूव कर देता है तो उसे मूव कराना ईजियर होता है, और यदि ऑब्जेक्ट हमारा जो है रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें जो है ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।